बे औलाद बादशाह का किस्सा पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद में एक अजीम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम सुल्तान शमसुद्दीन था। वो इंसाफ पसंद, रहम दिल और दानशमंद हुक्मरान था। राया उससे बेहद मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो हर हाल में उनका ख्याल रखता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। वो बे औलाद था। सालों साल गुजर गए, लेकिन उसके यहाँ औलाद ना हुई। हकीम, नजूमी, बुजुर्ग, सबने उसे मुख्तलिफ मशूरे दिए, मगर किस्मत का फैसला कुछ और था। बादशाह के दिल में हमेशा ये खौफ रहता था कि उसके बाद तख्त का वारिस कौन होगा। क्या उसकी सल्तनत यूं ही टूट जाएगी? एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन अपने वजीर फखरुद्दीन के साथ शाही बाग में टहल रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सुल्तान ने आ भरी और कहा, फखरुद्दीन, दुनिया की हर नामत मेरे पास है, लेकिन बाप बनने की खुशी नसीब नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम और मेरी सल्तनत हमेशा कायम रहे, लेकिन मैं बेबस हूं। वजीर ने कुछ देर सोचा और कहा, बादशाह सलामत, आपको अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए। बाज औकात औलाद नसीब में ना हो, लेकिन किस्मत हमें कोई और रास्ता दिखा देती है। यह सुनकर बादशाह मजीद सोच में पड़ गया। वो रात भर दुआ करता रहा और अगली सुबह एक अनोखा फैसला किया। अगले दिन बादशाह ने दरबार में एक खास ऐलान किया, जो भी सबसे ज्यादा नेक, ईमानदार और अक्लमंद हो, नौजवान होगा, मैं उसे अपना बेटा बनाकर वली अहद मुकर्रर करूंगा। ये सुनकर पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। हर कोई यही चाहता था कि वो बादशाह का बेटा बने, लेकिन बादशाह, हर कोई वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो आजमाइश में पूरा उतरे और साबित करे कि वो वाकई सल्तनत का हकदार है। ये ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने हसद किया और कुछ ने उस मौके को अपनी चालाकी से जीतने की ठान ली। चंद दिन बाद मुख्तलिफ इलाकों से तीन नौजवानों को दरबार में बुलाया गया, जिन्हें सबसे नेक और ईमानदार समझा जाता था। ये तीनों मुख्तलिफ इलाकों के आम शहरी थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और दियानतदारी की वजह से उनका इंतखाब हुआ। पहला नौजवान, अमरान, एक सादा दिल किसान का बेटा, जो मेहनत से अपनी जमीन काश्त करता था और कभी किसी का हक नहीं मारता था। दूसरा नौजवान, जबीर, एक ताजिर का बेटा, जो अपने कारोबार में दियानतदारी को औलेन दर्जा देता था। तीसरा नौजवान, आरिफ, एक यतीम बच्चा, जो मदरसे में पढ़ता था। और सबको बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन ने तीन नौजवानों उमरान, जबीर और आरिफ का इंतखाब किया और ऐलान किया कि जो भी आजमाइश में पूरा उतरेगा, वही सल्तनत का वारिस होगा। बादशाह ने तीनों नौजवानों को अलग अलग बुलाकर उनसे एक ही सवाल किया, अगर तुम्हें बादशाह बना दिया जाए तो तुम पहला फैसला किया करोगे? अमरान ने कहा, मैं सबसे पहले किसानों पर लगे भारी टैक्स खत्म कर दूंगा, ताकि गरीब लोग खुशहाल हो सके। जबीर ने कहा, मैं तिजारत को फरोग दूंगा, ताकि सल्तनत की दौलत में अजाफा हो और अवाम अमीर हो जाएं। आरिफ ने जवाब दिया, मैं इंसाफ को मजबूत करूंगा, क्योंकि अगर इंसाफ ना हो तो ना दौलत काम आती है और न ही ज़राअत। बादशाह ने तीनों के जवाबात गौर से सुने और फिर ऐलान किया, अब तुम्हें एक और आजमाइश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें एक राज सौंप रहा हूं, जो तुम्हें 3 दिन तक किसी को नहीं बताना। अगर तुम में से किसी ने भी राज अफशा किया तो वो नाहिल समझा जाएगा। बादशाह ने हर एक को अलग अलग बुलाकर उनके कान में कहा, मेरे खफिया मुहाफिजों ने इत्तला दी है कि महल में एक गुदार मौजूद है, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम 3 दिन तक उस बात को किसी से न कहो। यह आजमाइश इस बात को जांचने के लिए थी कि कौन सब्र और वफादारी का मजाहिरा करता है। पहला दिन गुजर गया। तीनों नौजवान खामोश रहे। दूसरा दिन आया तो अमरान ने अपने वालिद से सरगोशी में कह दिया, बादशाह के महल में गुदार छिपा है। तीसरे दिन जबीर ने अपने दोस्तों से कहा, महल में कुछ अजीब है हो रहा है। बादशाह ने मुझे एक बड़ा राज बताया है। सिर्फ आरिफ ऐसा था जिसने खामोशी अख्तियार की और किसी से कुछ न कहा। चौथे दिन बादशाह ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, तुम में से दो ने मेरी आजमाइश में नाकामी हासिल की। सिर्फ आरिफ ने सब्र, एतमाद और वफादारी का मजाहिरा किया। यह सुनकर दरबार में सब हैरान रह गए। बादशाह ने ऐलान किया, आरिफ अब मेरा बेटा होगा और सल्तनत का वली अहद बनेगा,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि किस्मत का एक और इम्तिहान बाकी था। बादशाह ने आरिफ को वली होना था, अहद बनाने का ऐलान किया, मगर कुछ दरबारी और वजीर इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें एक आम यतीम लड़के का वली अहद बनना कबूल नहीं था। वजीर फखरुद्दीन, जो बरसों से बादशाह के करीब था, दिल ही दिल में हसद महसूस कर रहा था। फखरुद्दीन ने रात की तारीकी में जबीर और उमरान को बुलाकर कहा, तुम दोनों अगर खामोश न रहते तो आज वली अहद तुम में से कोई होता। मगर अभी भी वक्त है। अगर हम आरिफ को रास्ते से हटा दें तो बादशाह को अपना फैसला बदलना होगा। जबीर और उमरान, जो पहले ही अपनी नाकामी पर नादिम थे, इस साजिश में शरीक हो गए। उन्होंने महल में यह अफवाह फैलाना शुरू की कि आरिफ किसी खफिया गरवा का रुकन है और बादशाह को धोखा दे रहा है। चंद दिन बाद फखरुद्दीन ने बादशाह के दरबार में जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने एक खौफनाक हकीकत मालूम की है। आरिफ दरअसल एक धोखेबाज है जो सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनकर बादशाह हैरान हुआ। उसने आरिफ को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या ये सच है? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने हमेशा आपसे वफादारी निभाई। अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दिया और सच जल्द ही सामने आ गया। महल के मुहाफिजों ने गवाही दी कि फखरुद्दीन ने जबीर और उमरान के साथ मिलकर यह साजिश तैयार की थी। बादशाह को शदीद गुस्सा आया। उसने फखरुद्दीन को जेल भेज दिया, जबकि जबीर और उमरान को सल्तनत बद्र कर दिया। चंद माह बाद बादशाह ने आरिफ को रस्मी तौर पर अपना बेटा तस्लीम कर लिया और वली अहद की हैसियत से उसका ऐलान किया, हकीकी औलाद वो नहीं जो खून से हो, बल्कि वो है जो सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी में सबसे आगे हो। यही सबक बादशाह ने अपनी सल्तनत को दिया कि सच्चाई और दयानतदारी हमेशा जीतती है।